days, 3 days, I requested sir, because we have learned that NABL accredited lab is here, and we requested him to deliver some talk with you people, so that you will be knowing that what is happening here in this part of the valley. So I request you, sir, please. Thank you, sir, and welcome all. मेरा ये ड्यूटी बनता है because I am part of SCOST. मेरा BSc MSc SCOST से. तो जो हमने लैब शुरू की है ये फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में है, अदरवाइज वेरी गुड लैब्स, लेकिन जो ये लैब है इसकी फंडिंग है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग से, ठीक है ना. तो इनका एक जब ये पैसे देते हैं तो इनका एक मोटिव रहता है कि आपको लैब को एक्रेडिट करना है, क्योंकि जो जैसे सराउंडिंग्स में जो आपका फूड का मार्केट है, ठीक है ना, फूड बिजनेस यहाँ पे अराउंड 450 फूड बिजनेस यूनिट्स इन लासीपुरा एंड खनगो. वो स्मॉल स्केल के हैं, यहाँ पे मीडियम स्केल भी कोई बिजनेस यूनिट है नहीं, तो उनका टेस्टिंग वगैरह के लिए ये लैब के, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक फूड इंडस्ट्री वाला एक लैब डेवलप करेगा जिसमें एनेबल एक्रेडिटेशन हो, बिकॉज यू नीड टू हैव लॉट ऑफ मनी फॉर दिस. आपकी इंडस्ट्री बनती है मे बी 1 to 2 CR, लेकिन अगर आपने अच्छी लैब बनाई है इट विल गो बिटवीन 50 lakhs to 1 crore. तो वो लोग फिर हम लोग क्या करते हैं, वो एक्ट एज अ थर्ड पार्टी, हम उनको सर्विस देते हैं, हम उनकी टेस्टिंग वगैरह करते हैं. और जो हमारी NABL का क्या है कि जो हमारा टेस्ट रहता है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है. नॉर्मली क्या होता है कि जब जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होते हैं वो जाएंगे, उनका सैंपल लिया, उनको उन्होंने जुर्माना किया, ठीक है ना, तो या तो वो लोग हमारे पास सैंपल भेजते हैं या फूड इंडस्ट्री वाला डायरेक्टली हमारे पास सैंपल भेज के हम उसके सर्टिफिकेशन देते हैं. तो उसके पास एक डॉक्यूमेंट रहता है कि ये फूड में ये टेस्ट हुई है. और जो हमारे पास जो मैन पावर है, जो रिसोर्स है, जो ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास, दे आर वेल ट्रेंड. डॉक्टर सजाद PhD है, डॉक्टर राशिद PhD, देन वी हैव वन मोर सब PhD यहाँ पे, ये फुल्ली ट्रेंड है. और उनको जैसे जब NABL लेते हैं हम तो इसमें एक प्रॉपर एक एग्ज़ाम रहता है, इसमें 1 साल लगता है NABL लेने में. ये ऐसा नहीं है कि आपने लैब बनाई तो नेक्स्ट डे आपने कहा कि हम NABL है, देयर इज अ प्रोसेस फॉर इट. और उसमें पैसा भी बहुत लगता है. और फिर आपका टेस्टिंग होता है कि आपको वो कुछ सैंपल देंगे, अननोन सैंपल. हमने क्या किया कि जैसे हमारे पास एक सैंपल आया, वो स्पाइस का था, इट इज़ रेलिवेंट टू यू. कोई स्पाइस का सैंपल आया था, हमें पता नहीं, हमारे पास 5 लैब से सैंपल आए. ये एग्ज़ाम कैसे होता है, उनका ऑलरेडी टेस्टिंग हुआ है, फिर हम लोगों ने किया 6 पैरामीटर्स. तो फिर हमारे और उनका जो रिजल्ट है ना ये मैच होना नहीं. इसमें एरर का है ना, एरर कहाँ पे होना चाहिए, 0.00 थर्ड डिजिट पे अगर एरर होगा वो एक्सेप्टेबल है. सारा कोडेड होता है. जैसे आपने मॉइस्चर निकाला, कोई भी आपके पास ये है, जैसे हमारे पास है टर्मरिक, हमने मॉइस्चर निकाला 12.5%. अब जिन लोगों ने किया है ना, अगर उनका भी सपोज 12.459 होगा तो हमारा एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट होगा. इतना एक्यूरेसी चाहिए इसमें. तो सेम वे जो हमारे इक्विपमेंट्स है इनका भी यही टेस्टिंग होता है. जैसे मेरे पास ये है क्या कहते हैं उसको, बैलेंस है. तो मेरी जो बैलेंस है इसका जो एक्यूरेसी है इस आफ्टर 4th डिजिट आई कैन इवन मेजर 1.1 mg. 1 mg नहीं, मैं 0.1 mg को भी मेजर कर सकता हूँ. तो इसका भी हमारा टेस्ट हो. जैसे मेरा एग्ज़ाम हुआ, मेरा जो फूड एनालिस्ट है इसका एग्ज़ाम हुआ, देन आई हैव टेक्निकल मैनेजर डॉक्टर हिलाल, उसका एग्ज़ाम हुआ, देन आई हैव क्वालिटी मैनेजर डॉक्टर दरख्शन, सबका एग्ज़ाम हुआ. उसके बाद एक्रेडिटेशन. तो ये NABL के बारे में कि NABL कैसे डिफर करता है. जो मेरी ये दूसरी लैब है, मेरे पास लैब वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी मैं फैट निकाल रहा हूँ, यहाँ पे भी फैट निकाल रहा हूँ, और इक्विपमेंट भी सेम है. वहाँ पे भी वही इक्विपमेंट है, यहाँ पे भी इक्विपमेंट है. लेकिन जो मैं यहाँ से करूँगा उसके लिए मैं सर्टिफिकेट देता हूँ कि इसका कोई चैलेंज नहीं है. वहाँ पे मैं करूँगा वो उसके हम गारंटी देते हैं, ठीक है ना. तो ये दिस इज डिफरेंस बिटवीन NABL लैब एंड नॉर्मल लैब, ठीक है. तो अब आइए अंदर देखते हैं. आप डेटा थोड़ा फैल जाओगे ना, यहाँ पे आई गेस 95% इक्विपमेंट्स दे आर इम्पोर्टेड. वो रीज़न मैंने आपको बोल दिया कि हमारा मेन जो रहता है एक्यूरेसी का है. जैसे आपके साथ साल है युवा लकी, इनको पूरा एक्सपीरियंस है. जब एक्सपोर्ट जाते हैं यहाँ से इंडिया से, तो उसमें बहुत सारे स्ट्रिंजेंट रूल्स है. ये नहीं कि हमने हाथ साफ किया साबुन से, फिर हमने 2-3 ग्लव लगा दिए, फिर आपने पाउडर लाया, उसको पैक किया, भेज दिया, वो अगले दिन वापस आएगा विद पेनल्टी. सो एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो वो मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं ना हमने सब बाहर से लिए. वी हैव टू मेक श्योर दैट वट एवर वी आर डूइंग ये एक्यूरेट है. अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये नॉर्मल, ये ओवन ही है. ये जो मेरे पास नॉर्मल ओवन भी है विच कॉस्ट अराउंड 4,000 5,000 में ओवन होता है, लेकिन ये आपको 6-7 लाख में मिलेगा ये वाला. एकदम वही है.
देन मेरे पास एक इक्विपमेंट है यहाँ पे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं मिल, फास्ट मिल। आपके पास कोई ऐसा मेडिसिनल प्लांट है जिसमें बहुत ही अच्छा वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं। तो अगर आपने इसकी नॉर्मल ग्राइंडिंग की, and you know because of grinding we have frictional forces, then there is rise in temperature, जो volatile compounds है वो उड़ जाते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक तो मैं ग्राइंडिंग करूँ और जो volatile compound है वो लॉस भी ना हो, तो उसके लिए ये मिल है, फास्ट मिल। ये ग्राइंडिंग करेगा, लेकिन इसमें क्या है कि टेम्परेचर रेज नहीं होगा, ठीक है ना। सैम्पल साइज में बहुत कम लगता है, हम 10 ग्राम 1 ग्राम से हम ले सकते हैं। तो यू कैन डू ग्राइंडिंग हियर, ठीक है ना, विदाउट लूजिंग द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर फूड सैंपल, जो भी आपका सैंपल होगा, ठीक है ना। जैसे क्रायो ग्राइंडर्स इन्होंने लगाए, ये मशीन का कॉस्ट मुझे आई गेस 9 to 10 lakhs, ये 50 लाख से लेकर ऊपर 1 करोड़ हो जाता है। हमने देखा वो स्पाइसेस वाले यूज करते हैं, वो स्पाइस वाले यूज करते हैं क्रायो ग्राइंडिंग। देन वी हैव लाइक डेंसिटी मीटर, ठीक है ना। आपने सपोज आपके कोई सैंपल ले रहे हैं, ठीक है ना, उसका आपने सोल्यूशन बना दिया, पानी में सोल्यूशन बना दिया, तो आपने देखना कि ये कैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि अगर वो किसी को खाना है, ठीक है ना, वो सब विस्कास पे डिपेंड करेगा। सुवाशा हटिसनिच बोन तो सुवाशी ने बोन, ये किस पे करेगा, ये डिपेंड करता है विस्कास पे। जो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो हम बच्चे को सेरेलैक देते हैं या जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनको खाना देते हैं ना, सो सेरेलैक बनाना लगान जुवरी त्रावरी, उसमें R&D चाहिए, ठीक है ना। ये ऐसे नहीं है कि आपने वीट लाया, उसको ग्राइंड किया, आपने सेमोलिना निकाला और आपने उसको मार्केट में डाल दिया, भैया ये खा, नहीं। आपने ये भी देखना है कि ये आपके मुंह में कैसे बिहेव करेगा, ठीक है ना। जब आप देखते हैं, जब हम बच्चे के मुंह में सेरेलैक डालते हैं ना, वो चबाता नहीं है, वो नॉर्मली वो नीचे जाता है। अब आप खुद ट्राई कर लो, आप कोई सैंपल लो, आप मुंह में डालो, हमें लगता है कि नहीं ये वापस आएगा, लेकिन सेरेलैक में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, उसमें R&D हुआ है कि ये कैसे बिहेव करेगा। वो बिहेवियर क्या है, वो विस्कासिटी पे है। जब आप उसमें पानी डालते हैं, दूध डालते हैं, ये कैसे बिहेव करेगा उसमें, वो विस्कासिटी देखने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स है। R&D में हमारे पास वी हैव डेंसिमीटर, देन वी हैव विस्कोमीटर हियर, तो ये वही काम हम करते हैं। इन दिस लैब वी हैव कंप्लीट सेटअप फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा 12th में या BSc में, जैसे 300 नैनोमीटर से लेके 1700 नैनोमीटर तक हम काम करते हैं। जैसे आपका UV रीजन है, देन यू हैव विजिबल रीजन, देन यू हैव IR रीजन, ठीक है ना। तो हर एक के लिए हमारे पास इक्विपमेंट है। जैसे अगर मुझे UV रीजन में देखना है कि आपका कोई फूड सैंपल है, मैंने 300 नैनोमीटर वेवलेंथ पे डाली, ये कैसे बिहेव करेगा, इसकी जो बॉन्डिंग वगैरह वो कैसे बिहेव करेगा, उसके लिए मेरे पास इक्विपमेंट है। सिमिलरली दिस NIR इज नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना। ये सबसे जो हायर वेवलेंथ पे अगर हमें कोई काम करना हो, वो हम इस पर करते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पे आपका इसमें सैंपल लगता है, यहाँ पे कंट्रोल है, तो यू कैन जो आपने जैसे 1500, 1200, 1000, 1700 नैनोमीटर वेवलेंथ में डाल दी, देन यू सी द बिहेवियर ऑफ फूड, ये कैसे काम। एक पर्टिकुलर कंपाउंड भी सर हम इससे देख सकते हैं? वो FTR है, वो डिफरेंट है, वी कैन डू दैट ऑल्सो। वो भी वो बड़ा साइज हो, टेम्परेचर वी कैन वेरी दैट। हमारे पास सेंट्रीफ्यूज भी हर एक टाइप का सेंट्रीफ्यूज है, और आप देखेंगे ये टॉप एंड के जैसे एपेंड्रॉफ, दिस इज़ द बेस्ट, ये बेस्ट है इसमें सेंट्रीफ्यूज में, ठीक है ना। तो ये भी हमने रखे हैं क्योंकि सैंपल प्रिपरेशन में हमें काम आते हैं। तो वाटर बाथ यहाँ पे देखेंगे आपके पास भी वहाँ पे वाटर बाथ होगा, लेकिन हमने इंपोर्ट किए हैं। तो वाटर बाथ भी हमारे पास हर एक टाइप का वाटर बाथ है। वाटर बाथ भी हमारे पास, वी कैन गो फॉर लो टेम्परेचर्स, देन वी कैन गो अप टू कोई भी टेम्परेचर, उसमें हम जा सकते हैं। वाटर बाथ आपने पढ़ा होगा जल डाल मेथड, तो ये वही है कि ऑटोमेटिक मशीन है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन कंटेंट वगैरह हम देखते हैं, देन वी हैव डिफरेंट फैक्टर्स। आपका जो सीरियल के अलग है, आपके जो मेडिसिनल प्लांट्स के लिए अलग फैक्टर है, तो वो हम मेजर करते हैं इससे, ठीक है ना। हाँ, तो ये जैसे हमने आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा ना, जब हम लैब में काम करते हैं, वी ऑलवेज यूज डिस्टिल्ड वाटर। तो उसका सिंपल मैकेनिज्म है, आपने क्या किया, आप उसके अंदर एक हीटर लगा होता है, कॉइल, उसको आप हीट कर रहे हैं, ऊपर से पानी डाल रहे हैं, वहाँ से वेपर्स निकल रहे हैं, और दूसरे साइड से ठंडा पानी जा रहा है, तो वेपर्स आप कलेक्ट कर रहे हैं, तो वी से इट इज़ अ प्योर वाटर, ठीक है ना। लेकिन जो ये चीज़ है यहाँ पे, ये क्या कर लेगा आपका, जैसे क्या सैंपल है आपका, ये सॉइल पंचालन। अब पंचालन को क्या करते हैं हम, पंचालन से हमने एक्सट्रैक्ट निकालना है, हम ये हाई टेम्परेचर पे निकाल सकते हैं। लेकिन फिर मैंने भी बाहर आपसे ये कहा कि वी डोंट वांट टू लूज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पंचालन। हम चाहते हैं कि हम एक्सट्रैक्ट भी निकालें, लेकिन जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है, इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ है, उसको लूज नहीं करना है। दैट इज़ व्हाई वी आर यूजिंग दिस। आप यहाँ पे देखेंगे टेम्परेचर कितना गया है, ओनली 30 डिग्री C। तो 30 डिग्री C पे कुछ चेंज नहीं आएगी उसमें, और हम एक्सट्रैक्ट भी निकाल रहे हैं, समझे वहाँ। तो ये इसको कहते हैं रोटा वेपर।
ठीक है ना, ये रोटावेपर हम इसको कहते हैं। तो ये इक्विपमेंट हमने इसीलिए रखा है कि आपके जो सैंपल्स हैं ना उनके हम इसी पे काम करते हैं। जैसे हमारे पास सैफरान है, ये पमसालन है, देन देयर में भी थाउजेंड्स ऑफ मेडिसिन प्लांट्स जो आपको लग रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम काम इस पर करते हैं। एक्सट्रैक्ट वगैरह यहाँ से निकालते हैं। इट में भी कॉस्टिंग अराउंड 15, मुझे नहीं पता 10-15 लाख ही होगा ये इक्विपमेंट। ये भी एक टाइप का वाटर बाथ है। लगाया है एक्यूरेसी का, यहाँ पे देखिए जो मैं बात कर रहा था, हमने ये लगाना, ये बहुत ज़रूरी लगाना है। यहाँ पे जब भी हम NABL के लिए ये करते हैं तो ये टैग लगना चाहिए कि ये इक्विपमेंट कितना एक्यूरेट है। जैसे मैंने लिखा है pH is 1 to 14 और कितना एरर आएगा इसमें 0.002। ये गुना एरर ही कहाँ, सपोज अगर ये pH दिखाएगा 2 देन इट कैन समटाइम्स शो यू 2.002 भी दिखाएगा ये, तो कितना एक्यूरेट है ये इक्विपमेंट। ठीक है, अगर यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ सैंपल रखा है इन्होंने 7.238, तो थर्ड डिजिट तक हम रीडिंग ले सकते हैं pH की भी, इतना एक्यूरेट है इक्विपमेंट। आपने शायद वो फॉरेस्ट में शायद नहीं पढ़ा होगा, बाकी देखें वी कॉल इट वाटर एक्टिविटी मीटर। ठीक है ना, तो माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए अगर मैं आपसे पूछ लूँगा कि माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, माइक्रोब्स को ग्रो होना है, तो क्या इम्पोर्टेंट है, पानी। दैट इज़ व्हाई वी आर डूइंग ड्राइंग। आप हर कोई निकाल रहे हो, आप उसको ड्राई कर रहे हो, आप ड्राई क्यों कर रहे हो उसको? आपको पता है कि वाटर कंटेंट क्यों कम करना है, जिसमें माइक्रोबियल ग्रोथ है उसको कम कर लेंगे। तो आपके दिमाग में है बैक ऑफ द माइंड कि मॉइस्चर जब कम होगा तो माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है ना, अब हमारे पास एक इक्विपमेंट है, अब जो पूरा पानी है ना वहाँ पे, जैसे आपने कोई भी हर्ब आपने लिया तो नॉर्मली यू माइट बी ड्राइंग इट अप टू 10% मॉइस्चर, 10 से 12 रखते होंगे या उससे कम रखते होंगे, डिपेंड करता है कि आपके पास क्या सैंपल है। 8% भी रखते हैं लोग, 6% भी रखते हैं, तो 4 से नीचे जा नहीं सकते हैं, तो उतना रखते हैं। ठीक है ना, अब जो 8% मॉइस्चर है किसी सैंपल में, ये पूरा का पूरा आपका माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं करेगा। अगर हम इस 8% की बात करेंगे, वी कैन से वी हैव सम बाउंड वाटर एंड देन वी हैव अनबाउंड वाटर इन दिस 8% आल्सो। ठीक है ना, अब जो फ्री वाटर अवेलेबल है ना वहाँ पे, ये एक्चुअली माइक्रोबियल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास एक रियल टाइम में एक टेस्ट जाता है, आपने सैंपल लाया 1 ग्राम लाया यहाँ पे, आपने इसको बंद किया, 30 सेकंड में आपको एक रीडिंग आएगी। इसका जो स्केल है इट वेरीज फ्रॉम 0 to 1, जो इसका स्केल है। सपोज अगर मेरा रीडिंग 0.6 आया तो मैं आपको डेफिनेटली कहूँगा कि इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होगी। 0.6 से ऊपर जब हम जाएंगे तो मैं आपको कहूँगा कि इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होगी। 0.75 जाएगा मैं आपको कहूँगा कि इसमें मोल्ड आएगा। ठीक है ना, ये मुझे रियल टाइम में बोलता है कि भैया इसमें कौन सा माइक्रोबियल अटैक होगा। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपके पास सैंपल आया तो इमीडिएटली आपने किया, तो ये 12 लाख का डिब्बा है, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ है। ठीक है ना, तो जो मॉइस्चर का आपने पढ़ा है तो ये आपको इमीडिएटली बोलेगा कि इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होगी कि नहीं है। ठीक है, साउंड इससे ये ज़्यादा रिसर्च पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना, हम अल्ट्रासोनिकेशन को यूज़ करते हैं सैंपल प्रिपरेशन में, एक्सट्रैक्शन में। अगर आपको कोई एक्सट्रैक्ट निकालना होगा तो हमें लग रहा है कि हम हाई टेम्परेचर पे निकाल रहे हैं, लेकिन एक तो एक्सट्रैक्ट यील्ड कम आ रहा है और दूसरा ये है कि लॉसेस हो रहे हैं, तो वो हम थोड़ा इससे हम हेल्प करते हैं। हम पहले अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं, साउंड वेव्स को यूज़ करते हैं। व्हाट इट डज, ये सेल का कैप्चर कर देता है अंदर, जहाँ पे आपका ये बायोएक्टिव कंपाउंड होगा उसको ये ओपन कर देता है, फिर उसको निकालने में थोड़ा इजी रहता है। तो हमने रिसेंटली यहाँ पे RT-PCR भी लगाया, मैं भूल गया था, यहाँ पे पीछे लगा है RT-PCR। अभी कोविड की शायद वेव फिर से आ रही है तो हमने ये भी लगाया। देन वी हैव वन मोर सेंट्रीफ्यूज हियर, दिस इज रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज। मैंने पहले ही आपको कहा कि हमारे पास सेंट्रीफ्यूज का हर एक रेंज है। तो ये नॉर्मल हॉट प्लेट है, बेटा यहाँ पे लेकिन बैलेंस को बहुत कार से रखा है, एकदम अलग बनाया है। इधर इसमें क्या मसला है? सेंसिटिविटी का मसला है। ये जो बैलेंस है मैटर के लिए आपको 5th दिन तक आपको एरर मिलेगा। आप ये हवा चल रही है तो हम ये नहीं चाहिए जिसमें हवा है, जब हम लॉक करते हैं इसको हम पूरा लॉक करते हैं, तो ये इसका अलग चैनल होगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपका वेट में लॉस होगा, ये होगा ना एरर होगा, जितना भी आप आगे एक्सपेरिमेंट करेंगे ना एरर आएगा, क्योंकि आप देन यू आर रिपोर्टिंग योर ड्राई वेट बेसिस। जब आप ड्राई वेट बेसिस दिखा रहे हैं ना, तो आप जैसे मैंने 2 ग्राम किया था, लेकिन एक्चुअल में आपने 2.5 ग्राम लिया है, 2.2 ग्राम लिया, लेकिन कैलकुलेशन में आप लिखे हैं 2 ग्राम जो, तो आपको हर एक चीज़ में एरर आएगा। जब यही सैंपल बाहर जाएगा किसी अच्छी लैब में तो वहाँ से कुछ डिफरेंट रिजल्ट आते हैं, तो वो एरर कम करने के लिए हमने इसको अलग वो रखा है। ये भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह ये भी आई है। ठीक है ना, नॉर्मली जब आप मॉइस्चर करते हैं यू यूज़ ओवन मेथड, तो आपको 4 घंटे लगते हैं, और वो भी डिपेंड करेगा
आपने क्या किया, आपने 50 ग्राम सैंपल लिया, उसको ओवन में डाला, फिर 1 घंटे के बाद निकाला, फिर से डाला, फिर से डाला, फिर से डाला, जब तक आपका एक सच ये कांस्टेंट रीडिंग आए स्टूडेंट। देन यू जो नॉर्मल मैथ आप वो सिंपल मैथ लगाते हैं, तो ये हमारे पास रियल टाइम है, ये IR बेस्ड है, इंफ्रारेड बेस्ड। आपने सैंपल लिया, इसमें 5 ग्राम लिया, आपने इस पर सैंपल डाल दिया, ठीक है, इसको बंद किया आपने, और 5 मिनट में आपका रिजल्ट आएगा कि इसमें कितना मॉइस्चर है, ठीक है ना। लेकिन रिसर्च पर्पज़ के लिए मैं इसको कभी यूज़ नहीं करने देता हूँ, क्योंकि फिर बंदा कुछ सीखता नहीं है। मशीन ही हर कोई काम करे, आपने सैंपल डाल दिया, तो वहाँ से हमें पता भी चलता है कि हो क्या रहा है, इवापोरेशन हो रही है, कैसे हो रहा है, कम क्यों हो रहा है, 3-4 पर गलत भी होता है वो, तो ये फिर एडवांस है। वी हैव वन हियर, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी कॉल इट हंटर लैब, हंटर कलर लैब, ठीक है ना। तो ये आपको किसी भी सैंपल का आपको एक कलर का आइडिया देगा, क्या कलर है इसका। कैलोरीमीटर, ये नहीं कौन सा कैलोरीमीटर, हाँ कलर देखते हैं ना। तो क्या होगा, नॉर्मली जब हम कलर की बात करते हैं ना, हम कहेंगे जैसे ये अभी आपने ब्रेड लिया या आपका ही कोई सैंपल लिया, मैंने मेडिसिन प्लांट लिया, मैंने उसका कलर दिया, नॉर्मली हम कहेंगे कि ये ब्राउन है, ब्राउनिश है, यही 4-5 लड़कियों को तो 10 आते हैं, हमें 3 ही आते हैं, 3-4, ठीक है ना। अब मैं आपको 10 दिन के बाद कह रहा हूँ कि भैया इसका क्या कलर है, 10 दिन के बाद मैं फिर से ये कहूँगा ये ब्राउन है। लड़की में वाइन तो अभी थोड़ा इसमें वो चेंज हुआ, हमें पता नहीं चलता। लेकिन जो ये इक्विपमेंट है ना, ये आपको 3-3 घंटे 2-2 घंटे के बाद बोलेगा कि कलर में कितनी चेंज आ रही है, बिकॉज जो कलर है ना वो कंज्यूमर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आप सर से पूछ लीजिए, जब ये एक्सपोर्ट करते हैं ना अपने सैंपल तुलसी का, तो इनका एक पैरामीटर कलर रहता है, किसमें कलर कितना है वो मेंशन करना पड़ता है वहाँ पे। मेरे लिए तो तुलसी ग्रीन है, वो 1 साल के बाद मुझे ग्रीन दिखेगा, लेकिन जब मशीन में चेक करेंगे तो आप देखेंगे उसमें चेंज आया होगा। तो वो कलर पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और जो ये मशीन है ना, ये सजा जी कितनी है, 15 लाख का है ये, क्योंकि ये आपको रियल टाइम में आपको बोलेगा कि एक्चुअल कलर क्या है जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। डिग्री ब्रिक्स आपके पास है, वो ये वही है, लेकिन इसको हम बेंच टॉप कहते हैं, इसको हम हिलाते नहीं है, क्योंकि नॉर्मली कोई भी इक्विपमेंट जब आप हाथ में लेते हैं, जब आप उसकी मूवमेंट करते हैं तो वो थोड़ा सा एरर आ जाता है, उसमें हमें नहीं पता चलता है। आपके लिए वो भी ठीक है, जो ब्रिक्स हमने भी उसी पढ़ा, उसी से ये सीखा भी, अटैक होगा जो होता है। लेकिन जब हम ये एनालिसिस का करते हैं तो हमारे पास बेंच टॉप रहता है कि इसमें कोई मूवमेंट वगैरह ना हो, कोई भी एनवायरमेंटल इफेक्ट ना हो, उसको मिनिमाइज करने के लिए हम बेंच टॉप वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। देन वी हैव ये वंस अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि फाइबर का बहुत फैशन चल रहा है आपके हर्ब्स में। जब आप हर्ब्स की बात कर रहे हैं, आप पहले जो क्लेम करोगे कि इसमें इट इज़ रिसोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, ये आप नंबर 1 लिखते हैं। नंबर 2 से पे लिखेंगे कि इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ है। नंबर 3 से पे ये एंटी डायबिटिक है, ये वो है, ये है। फाइनली आप एक चीज़ लिखते हैं कि ये फाइबर रिच है, क्योंकि जब आपने ये सब चीज़ इसमें निकाली, आपके पास एक वहाँ पे कुछ मास रहता है लास्ट में, वो फाइबर होता है। तो वो फाइबर मेजरमेंट भी हम यहाँ पे करते हैं, डाइटरी फाइबर हम मेजर यहाँ पे करते हैं, यहाँ से जाता है मिली क्यूब। इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। जो आपने डिस्टिल वाटर यूज़ किया है प्योर है, डबल डिस्टिल वाटर किया वो भी प्योर है, लेकिन यहाँ पे हम वो भी नहीं कर सकते हैं। हमारे पास जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो यहाँ से जाता है मिली क्यूब से, ठीक है ना। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर मिलता है। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी नॉर्मली जो यूजली होता है वो जनरल HPLC होता है, इट इज बेस्ड अपॉन द प्रेशर, क्योंकि इसमें हम प्रेशर जो है 1300 बार्स तक जाते हैं। और इनका जो कॉलम होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें टाइम जो हमारा जो मैक्सिमम सैंपल आप देखोगे नॉर्मल HPLC में वो हमें 30 मिनट 40 मिनट लगता है। तो इस बेस पे हमारा जो सॉल्वेंट भी ज़्यादा वो लगता है और टाइम भी हमें लगता है। टू अवॉइड फ्रॉम दिस थिंग सो वी हैव UHPLC, इसमें टाइम भी कम लगता है और आपका सॉल्वेंट भी बच जाता है और जो मैक्सिमम कंपाउंड्स हमें निकल सकते हैं। मैक्सिमम हमारे पास यहाँ दो, एक है GC एंड LC, इज बेस्ड अपॉन द मोबाइल फेज डिफरेंस। गैस में हमारे पास मोबाइल फेज है गैस, क्रोमेटोग्राफी में गैस इज अ मोबाइल फेज, और इसमें हमारे सॉल्वेंट्स लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जिसमें हमारे पास डिफरेंट सॉल्वेंट्स हम यूज करते हैं, मेथनॉल, एस्टोनाइट्राइल एंड ऑल द कंपाउंड जो हम सॉल्वेंट्स यूज करते हैं वो HPLC ग्रेड होते हैं। तो अगर हमें फॉर एग्जांपल फिनोलिक एसिड, मैक्सिमम मेडिसिनल प्लांट्स में हम बोलते हैं फिनोलिक एसिड, तो हमें उसके लिए UHPLC, we use this UHPLC method। अगर हमें कोई ऐसे फैटी एसिड प्रोफाइलिंग, बिकॉज इन फूड वी हैव टू आल्सो डील विद अदर कंपाउंड्स जैसे फैटी एसिड है, तो देन वी यूज फॉर दिस GC। तो इसके साथ GC MS इज अ मोर एडवांस्ड, सो इन दैट वी कैन गो फॉर डिफरेंट प्लांट मेटाबोलाइट्स, जैसे जो भी प्लांट में जितने भी प्लांट मेटाबोलाइट्स है वी कैन यूज दिस GC MS, ठीक है। तो हाँ इस फंक्शनल, तो अभी हम लोग है ना अभी उतना वो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि जितना हमारे पास सैंपल आते हैं तो हम अकॉर्डिंगली दैट टाइप ऑफ
करते हैं। तो GCMS MS फंक्शनल, GC फंक्शनल है, UHPLC फंक्शनल। तो अभी हमारा थोड़ा सा ना बाकी केमिकल टेस्टिंग होती है, तो जब हमारे पास सैंपल बल्क में आते हैं तो वी विल स्टार्ट, क्योंकि इसमें हमारे पास जनरेटर ऑन करना होता है। तो बेस्ड ऑन द सैंपल प्रेफरेंसेस वी यूज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, जो भी हमें जैसे सैंपल की रिक्वायरमेंट होगी। एक सैंपल के लिए हम GCMS नहीं चला सकते ना, अगर हमें इसके लिए चलाना में 24 घंटे पहले उसको ऑन करना पड़ता है ताकि इसका वैक्यूम डेवलप हो जाए एंड देन वी कैन गो फॉर द प्रोसेस थिंग्स। तो इट इज जस्ट अबाउट UHPLC, GC एंड GCMS। तो मोस्ट वेलकम आप लोगों को भी HPLC भी सर एक्सट्रैक्ट करते हैं ना हाँ, सर, हाँ। उसके लिए हमें रेफरेंस कंपाउंड की जरूरत है। देखो स्टैंडर्ड्स तो आपको लाने हैं उसके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको फॉर एग्जांपल मैं अपना सैंपल यहाँ भेज रही हूँ सर, डू आई हैव टू गेट माय रेफरेंस कंपाउंड? हाँ देखो, आपका सैंपल है, आपको पता होना चाहिए मेरे सैंपल में एक एजम्पशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फिनोलिक एसिड प्रोफाइलिंग, हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड मेरे सैंपल में है, तो आप क्या करोगे, आप सैंपल ले आओगे, लेकिन साथ में आपके पास स्टैंडर्ड है। लेकिन जो बेसिक स्टैंडर्ड्स है वो हमारे पास होते हैं, जैसे जो नॉर्मल स्टैंडर्ड। अब कोई फॉर एग्जांपल रूटीन कंपाउंड्स है जो थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि स्टैंडर्ड लेट 150 या लैक्स में जाता है, तो हम वो आपके लिए नहीं ला सकते क्योंकि वो यूनिक है, तो वो आपको प्रोवाइड करना है। क्रोमेटोग्राफी में हमें एज्यूम करते हैं मेरे सैंपल में ये कंपाउंड्स है, आपको कितना है स्टैंडर्ड आपको यूनिक स्टैंडर्ड्स। क्योंकि हमारा जो रजिस्टर है जो हमारे रिसेंटली हम लोग को पोर्टल पे हम सारा डाल देंगे, जो भी, क्योंकि जो लैब है इट्स इन बिगिनिंग है ना, तो उसमें टाइम लगता है हर एक चीज को सेट करने में। तो आई होप कि आप लोग सैंपल्स के लिए आएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है ना फॉरेस्ट्री में मेडिसिनल प्लांट्स का ये इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो GCMS और UHPLC इज आवर पीस ऑफ वर्क, जिसमें आप लोग है ना वो कर सकते हैं। तो इंजेक्टर वो खुद ही सैंपल लेता है, और इसमें ये वायल्स होते हैं, वायल चैम्बर। जैसे आपको जो भी सैंपल प्रिपेयर करना होता है, हाँ जैसे है ना सैंपल हम इन वायल्स में डाल देते हैं, ठीक है, ये खुद ही ले लेता है सैंपल, कोडिंग करके वो ले लेता है। सर कह रहे हैं कि स्टूडेंट को करना है तो ये कह दो कि क्योंकि आपने नॉर्मली सुना होगा बहुत बड़ा 30 mm का मतलब कॉलम होता है, लेकिन UHPLC में कॉलम जो है वो छोटा होता है, क्योंकि इससे क्या होता है रेजोल्यूशन टाइम जो है वो कम रहता है, और पीक्स भी आपके, क्योंकि इसमें थोड़ा सा उसका डिफरेंस है। तो ये थोड़ा सा बहुत ही एडवांस्ड इन टर्म्स ऑफ LC के सेटअप में। यूजुअली अमीनो एसिड्स हम UHPLC में करते हैं, हम GCMS MS में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक चीज होता है, उसको हम बोलते हैं डेरिवेटाइजेशन। वो बहुत, क्योंकि इसके केमिकल्स बहुत महंगे होते हैं ना, वो डेरिवेटाइजेशन करके हम GCMS MS भी चला सकते हैं। फैटी एसिड्स रिकमेंडेड इन GC, नॉट इन GCMS MS। वी कैन डू GCMS MS फैटी एसिड प्रोफाइलिंग इन GCMS MS, क्योंकि आगे थोड़ा सा इंटरमिंगल हुआ है, मतलब आप सॉल्वेंट प्रिपरेशन ऐसे कर लो कि आप कोई भी चीज चला सकते हो। आप फिर आपको जाना है जाना आना, फिर आप वहाँ पर शॉपिंग भी कर लेते हो, यहाँ शॉपिंग नहीं करोगे। ये आपके घर में, ये घर में आपके साथ सर है, तो आप उसमें उनको बाहर कितने की ट्रेनिंग होती है? मैंने 3000 रखा था उसमें। अगर आप उसमें इंटरेस्ट हो तो वो हम कर रहे हैं। सर एसेंशियल GCMS में वही तो सर वो कंपाउंड्स आप ऑर्डर मगर